दोस्तों, पाकिस्तान में जश्न का माहौल है। आप कहोगे क्यों? भाई, जश्न इसलिए कि उसकी लॉटरी लग गई है, और ऐसी लॉटरी लगी कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कुछ महीनों से बातचीत चल रही थी कि पाकिस्तान ने $20 बिलियन का लोन मांगा था वर्ल्ड बैंक से, $20 बिलियन का, कि और वर्ल्ड बैंक एग्री भी हो गया था ऑलमोस्ट कि मैं $20 बिलियन दूंगा 10 साल के लिए। तो पाकिस्तान में जो वर्ल्ड बैंक होता है वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देता है, फैक्ट्रियों के लिए या बाकी जो प्रोजेक्ट होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, उसके लिए लोन देता है। अब कमाल की बात है, इस टाइम तो पाकिस्तान पे पूरा जहान कुर्बान है साहब। ट्रंप साहब कुर्बान है, इतनी प्रेम की पैमाना छलक छलक जा रहा है ट्रंप का। तो रशिया भी कुर्बान। रशिया ने तो टेक्नोलॉजी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी और कुछ और चीजों का, ऊर्जा का एक नया समझौता कर लिया, 22,000 करोड़ का। ये स्थिति इस घटना से हुई है जिसका अभी अभी आपने जिक्र किया कि रूस ने पाकिस्तान के साथ एक वाणिज्यिक समझौता किया। मैंने अभय दुबे जी से कहा कि मुझे बहुत दिनों बाद विदेश मंत्री पे इतना गुस्सा आ रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच जो फौजी झड़पें हुई, मैं उसको युद्ध नहीं कहूंगा, युद्ध भाजपा के नेता कह सकते हैं, वो सरकार भी उसको युद्ध नहीं कह रही। उसमें पाकिस्तान की लॉटरी लग गई। बीच युद्ध में अमेरिका की मदद से और हमारे विदेश मंत्रालय की नाकारापन से, विदेश मंत्री की नाकामी से, रूस जैसे देश ने जो भारत का स्वाभाविक दोस्त था, पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा व्यापारिक समझौता कर लिया। अभी झगड़ा खत्म हुआ और रूस पाकिस्तान के साथ खड़ा हो। अब आप खुद देखिए, चीन उनके संग पहले खड़ा हुआ, टर्की उनके संग पहले खड़ा हुआ, अमेरिका ने मदद दिला दी और अब रूस ने भी उनसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान वो मुल्क बन गया है जिसमें 3 दुनिया में बड़ी सुपर पावर्स इकट्ठी हो गई हैं। देखिए तो चाइना ने पाकिस्तान को हर तरफ से मदद दी हुई है और पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे बड़ा सैटेलाइट जो सिस्टम है वो आ चुका है, जिसका नाम है पेंगुइन। दोस्तों, ये GPS से अभी भी बड़ा है और पाकिस्तान के पास पूरा इसमें सारा मिला हुआ है, चाइना ने दिया है। चाइना ने इसके अलावा $2 बिलियन और $3.5 बिलियन की पाकिस्तान को लोन भी दिया है। अब देखें ना, पाकिस्तान दूसरी तरफ सुपर पावर है और अमेरिका ने IMF का लोन दे दिया है। और जंग के दौरान इसके बाद वर्ल्ड बैंक से भी अभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से कहा है कि हमें 10 या $20 बिलियन दिलवा दिए जाएं ताकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलते रहें। सरमायाकारी के लिए दोस्तों ये लोन नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये सरमायाकारी होगी। और ट्रंप ने तो ये वर्ल्ड बैंक से कहा है कि वर्ल्ड बैंक डॉलर मांग रहे हैं, अब इन्हें $40 बिलियन दे दें। दोस्तों, ये पाकिस्तान इस वक्त की पावर, आपको फ़ख्र होना चाहिए कि इस हुकूमत ने भी आपके दोस्तों इख्तलाफात रखे हुए हैं, अपने अंदरूनी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मुल्क के लिए अपने जो इख्तलाफात है वो ख़त्म करने चाहिए और बैनुल इख्तलाफात पर इकट्ठे होना चाहिए। क्यों ना कि हुकूमत ने पाकिस्तान को इस मकाम पर खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान 70 सालों में नहीं पहुंच सकता था। ट्रंप ने हमें $20 बिलियन की जगह $40 बिलियन सरमायाकारी और वर्ल्ड बैंक से दिलवा दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि रशिया ने पाकिस्तान में 22,000 करोड़ का दोस्तों सरमायाकारी का ऐलान किया है। इसमें 22,000 करोड़ में आप ये समझें कि हमारी जो स्टील मिल है दोबारा बन जाएगी, एडवांस मशीनरी इंस्टॉल होगी और पाकिस्तान को $200 बिलियन का सालाना फ़ायदा होगा। इसके अलावा रूस ये चाहता है कि इसे ग्वादर की स्पेस दी जाए और दोस्तों इसी वजह से रूस ने भारत का साथ नहीं दिया। जंग के दौरान और जंग के बाद रूस ने पाकिस्तान का साथ देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को इस मौके से फ़ायदा उठाकर रूस से दोस्तों S-500 सिस्टम पर भी बात करना होगी। तो पाकिस्तान देखिए कितना ख़तरनाक किस्म की डिप्लोमेसी खेल रहा है। अब एक और दुनिया की बड़ी पावर ये है कि नेटो ने, देखिए कि नेटो के मेंबर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दोस्तों वो है हमारा भाई तुर्की, और तुर्की पाकिस्तान के साथ ऐसे खड़ा है जैसे कि पाकिस्तान का हिस्सा, और पाकिस्तान को इस खतरनाक हद तक सपोर्ट करता है कि दोस्तों अगर पाकिस्तान पर कुछ आंच आ जाए तो दोस्तों तुर्किश आर्मी आ जाएगी। पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए इस हद तक तुर्की साथ दे रहा है कि अब देखिए कि जंग के दौरान इन्होंने एक छोटा सा एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान भेज दिया था, कराची में खड़ा रहा और कल परसों वापस चला गया और फिर ऐसे हालात बनते हैं तो ये फिर दोबारा आ जाएगा। तो इसमें INS विक्रांत के खिलाफ पाकिस्तान इसे इस्तेमाल कर सकता है। यानी पूरी की पूरी अपनी फील्ड भेज दी थी। तुर्की ने मिडल ईस्ट की तरफ जाएं तो यहाँ पर तुर्कमानिस्तान, अज़रबैजान, इन्होंने भी पाकिस्तान का साथ दिया और भारत के साथ इन्होंने नहीं दिया। इसराइल दोस्तों जो खुद पूरी दुनिया में आइसोलेटेड होता है, अमेरिका का अगर हाथ उठा दे तो वो एक दिन में भी सर्वाइव नहीं कर सकता। सिर्फ इसने साथ दिया है कि तालिबान कह रहे थे कि तालिबान ने साथ नहीं दिया, बल्कि तालिबान ने ये कहा था कि पहलगाम हमले की मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान ने
भी मजम्मत की थी। उन्होंने दोस्तों अपने मुताबिक इस्तेमाल कर दिया था और एक बयान दोस्तों आगे भी सुनना चाहता है, लेकिन इसमें पूरी जो वीडियो है वो आपने लाजमी देखनी है। आज पाकिस्तान होने पर फ़ख्र होगा। आज पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी की तारीफ़ करने वाले जिसे आप पहले कभी नहीं होगी। दोस्तों वीडियो को अंत तक लाजमी देखना। चलते हैं वीडियो की तरफ। गया लेकिन लॉटरी तो अब लगी है साहब। 20 बिलियन डॉलर मांगे थे, ट्रंप साहब ने 40 बिलियन डॉलर दे दिए पाकिस्तान को। 40 कहते 20 बिलियन डॉलर पब्लिक सेक्टर के लिए और 20 बिलियन डॉलर प्राइवेट सेक्टर के लिए। वन ऑफ द बिगेस्ट लोन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड बैंक ट्रंप साहब ने अप्रूव कर दिया। कहता है 20 मांगते हो, अरे छोड़ो 40 देता हूँ, 40 देता हूँ। 20 मांगे थे, 40 दे दिए साहब। वर्ल्ड बैंक का मुखिया कौन? इंडियन बांगा साहब, सरदार जी कुछ नहीं बोल पाए साहब। ट्रंप बोलेगा तो भाई साहब कौन वहां इनकार करेगा, और वही हुआ अल्टीमेट। मुझे लगता है कि तभी अगर पाकिस्तान की भैया लॉटरी निकल आई। अब 4 बिलियन डॉलर उसको हर साल मिलेंगे, 10 साल तक वर्ल्ड बैंक से मिलेंगे, और 4 करके 40 बिलियन डॉलर उसको मिलेंगे। तभी मैंने कहा ना कि बोनांजा, दुनिया का सबसे बड़ा बोनांजा। जब ट्रंप है कुर्बान तो भैया पाकिस्तान का तो बन गया जहान ना। और ट्रंप साहब तो इस टाइम क्या उनका पैमाना प्रेम का छलक रहा है पाकिस्तान के प्रति, पूरे वेस्ट का पैमाना छलक रहा है। अब पुतिन का प्रेम भी पाकिस्तान के प्रति जाग गया, चाइना का प्रेम वैसे ही था। अब मैं सोच रहा हूँ हमारे साथ कौन है यार, सारे तो पाकिस्तान प्रेम में डूबे पड़े हैं और सब पाकिस्तान को रेस्क्यू करना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं। अब जो भी है साहब, दुनिया की हकीकत तो ये है कि हम तो ऑलमोस्ट आइसोलेशन में चले गए हैं। हमें कोई पूछता भी नहीं आज की डेट में। हम तो सिर्फ अब साइडलाइन में चले गए, पिक्चर में अब सिर्फ पाकिस्तान ही चल रहा है। 20 बिलियन डॉलर का लोन मांगे और अगला कहे कि क्या मांगता है 20, यार 40 देता हूं तेरे को, और दे दिया। ये होते हैं ट्रंप। और ट्रंप ने जो मेहरबानी की है, ट्रंप का जो प्रेम जो है वो तो पैमाना बन के छलक रहा है साहब। मुझे लगता है कि इससे बड़ी लॉटरी पाकिस्तान की कभी लगी नहीं लाइफ में जितनी अब लगी है। चलिए साहब, ये दिन भी देखने के थे कि हम आइसोलेटेड हैं, इंडिया में अपनी ढपली बजाए जा रहे हैं, कोई सुनने वाला है कोई नहीं, लेकिन सारी दुनिया ऐसा लगता है पाकिस्तान के साथ आकर खड़ी हो गई और सपोर्ट कर रही है। चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, IMF सपोर्ट कर रहा है, वर्ल्ड बैंक ने तो लॉटरी निकाल के दे दी, रशिया ने भी सपोर्ट कर दिया उसको, उसका भी एग्रीमेंट हो गया 22,000 करोड़ का। दुनिया के रुख बदल रहे हैं भाई, पाकिस्तान प्रेम सबके मनों में छलक रहा है। चलो ठीक है। और भारत के साथ कौन सा देश ऐसा है जो भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा? बहुत खराब हालात पैदा कर दिए सरकार ने। हमारे सारे दोस्तों से, हमारे सारे पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते खराब कर दिए। मैंने अभय दुबे जी से पूछा कि अगर यही हालात रहेंगे तो भारत की स्थिति दुनिया में कहां रुकेगी। उधर मैंने अभय दुबे जी से पूछा कि हो क्या रहा है देश में। आज मुझे सच में अपने विदेश मंत्री पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे ख्याल से मैंने जब से देखा है 15-20 सालों में इतना खराब सरकार का रवैया, इतना खराब विदेश मंत्री, इतना खराब विदेश मंत्रालय कभी नहीं रहा कि पूरे दुनिया में कोई देश हमारे साथ खड़ा ही नहीं हो रहा है। एक लंबे समय से मैंने देखा है कि रूस हमेशा भारत का सबसे बेहतर दोस्त था। जब अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजने की बात कही थी इंदिरा गांधी के लिए, तो रूस खड़ा हो गया था कि हम भी अपना बेड़ा भेज रहे हैं। लेकिन हमारे विदेश मंत्री जी के सुझाव पे हमारे विश्व गुरु जी गए और यूक्रेन में जेलेंस्की के गले वाले मिल लिए। स्वाभाविक है रूस नाराज होगा। और ये जो युद्ध तो नहीं है, इसको युद्ध तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेताओं को युद्ध लग रहा है, लेकिन सरकार ने तो कहा नहीं युद्ध, ये फौजी झड़पें हैं। इन झड़पों में तो मुझे लग रहा है कि ये भारत और पाकिस्तान की झड़पों में पाकिस्तान की लॉटरी लग गई है। जो पाकिस्तान की GDP धड़ाम हो गई थी, उसके पास पैसों की बरसात हो रही है। 20 युद्ध में उसको इतनी बड़ी मदद मिली, वित्तीय मदद, और अब तक के युद्ध की सबसे खराब खबर ये कि रूस ने भी उसके संग, पाकिस्तान के संग एक बहुत बड़ा व्यापारिक समझौता किया है। ये भारत के लिए शायद भारत और पाकिस्तान की झड़प की सबसे बुरी खबर है ये कि रूस जो भारत का दोस्त था अब पाकिस्तान के साथ समझौते में चला गया, व्यापारिक समझौता किया। क्या मानेंगे कि हम क्या इतने विदेश नीति हमारी इतनी फेल हो गई है, हम रूस जैसे अपने पुराने दोस्त को भी समझाने में विफल रहे कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। अबे जी क्या लग रहा है, तो बड़ा खौफनाक खबर है। देखिए, आपने ये जो एक अपने वक्तव्य में कहा कि पाकिस्तान की लॉटरी लग गई है, वास्तव में पाकिस्तान की लॉटरी लग गई। जिस दिन पाकिस्तान में कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, ये ख्याल नहीं होगा कि उसका उन्हें इतना ज्यादा लाभ हो जितना लाभ अभी। और आपके वक्तव्य में ये बात भी सही है कि पाकिस्तान, इसमें मैं अपनी तरफ ये जोड़ दूं कि पाकिस्तानी फौज जनता के बीच में इससे उसको लाभ कितना हुआ कुल में। सबसे पहली बात यह है कि भारत के तमाम आरोपों की परवाह न करते हुए
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को जबरदस्त किस्म की मदद दे दी, करीब $2.25 अरब की मदद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। उसके बाद में विदेश नीति के मंच पे आप देखिए दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं और ग्लोबल मंच पर जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं, उसमें से किसी भी देश ने देश के रूप में कह के निंदा नहीं की। बैसरण घाटी की घटना की निंदा की गई है, आप समझ रहे हैं ना। बैसरण घाटी में जो घटना हुई उसकी कोई तारीफ नहीं करेगा, उसकी सब लोगों ने निंदा की। ये गलत है और आतंकवाद नहीं होना चाहिए। भारत को आतंकवाद का मुकाबला करने का हक है। ये सब बातें कही गई, ये किसी ने नहीं कहा। स्थिति यह है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में फौजी झड़प हो रही थी और फौजी झड़प के और ज्यादा भड़कने का अंदेशा था, उस वक्त न तो अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान की निंदा की और खुलकर भारत का समर्थन किया, चीन ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया और रूस ने भारत का समर्थन नहीं किया, भारत का विरोध नहीं किया, लेकिन उसने पाकिस्तान की निंदा भी नहीं की और खुलकर 1971 की शैली में भारत के साथ नहीं आया। और अब जिसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना, ये स्थिति इस घटना से हुई है जिसका अभी आपने जिक्र किया कि रूस ने पाकिस्तान के साथ एक वाणिज्यिक समझौता किया। ये वाणिज्यिक समझौता भी बड़ा विकट है। मुझे तो एक बिल्कुल नई जानकारी हुई कि जिस वक्त 1971 में रूस भारत को आश्वासन दे रहा था कि अगर 7वां बेड़ा हिंद महासागर में आया तो वो उसका मुकाबला करने के लिए अपना फौजी बेड़ा मार्शल जोकोव, जिसका नाम था मार्शल जोकोव को भेज देगा। और ये बात अमेरिका को बता दी गई थी कि 7वें बेड़े का मुकाबला करने के लिए मार्शल जोकोव आ जाएगा। इंदिरा गांधी उसकी चिंता नहीं थी, इंदिरा गांधी ने। अच्छा, आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि भारत बिल्कुल एकदम इस दुनिया में अकेला खड़ा हुआ। सरकारी बुद्धिजीवी जो है बार बार अखबारों में लिख रहे हैं, बयान दे रहे हैं, नहीं हम अकेले नहीं हैं, हम ताकतवर हैं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। ताज्जुब मुझे इस बात पे हुआ है कि 71 में जो सोवियत संघ भारत को मार्शल जोकोव 7वें बेड़े के मुकाबले मार्शल जोकोव को तैनात करने की बात कह रहा था, वही सोवियत संघ 1973 में 2 साल बाद कराची के पास 700 एकड़ की विशाल भूमि के ऊपर एक विशाल स्टील प्लांट भी बना रहा था पाकिस्तान। ऐसा नहीं है कि उस वक्त भी तत्कालीन सोवियत संघ, आज सोवियत संघ नहीं है लेकिन तत्कालीन सोवियत संघ जो है पाकिस्तान की मदद न कर रहा हो। यानी उस वक्त भी सोवियत संघ भारत को मार्शल जोकोव की मदद दे रहा था और साथ में उसके ठीक 2 साल बाद 1973 में इस कारखाने का उद्घाटन हुआ था। फिर बाद में सोवियत संघ का 1990 में सोवियत संघ खत्म हो गया वो अपने ही बोझ से। उसके बाद पाकिस्तान ने रूस के साथ में बातचीत करना शुरू किया कि भाई इस कारखाने को चालू करवाया जाए, क्यों करीब $300 अरब प्रति वर्ष से ज्यादा लागत करके पाकिस्तान को बहुत सारा स्टील और स्टील का स्क्रैप आयात करना पड़ रहा था इस कारखाने के बंद हो जाने से। पाकिस्तान की किसी तरह पाकिस्तान ने जो उसके पीछे जो भी कारण रहा हो, पाकिस्तान ने रूस को पटा लिया। अब रूस की मदद से इस कारखाने का जीर्णोद्धार किया जाएगा और रूस की जो एडवांस मशीनरी है, अत्याधुनिक मशीनरी है स्टील उत्पादन की, वो इस कारखाने में लगाई जाएगी। परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम ये निकलेगा कि पाकिस्तान जितना स्टील आयात, जितना इस्पात आयात करता था, उससे 30% आयात उसे कम करना पड़ेगा और उसको करीब $206 अरब का उसका विदेशी मुद्रा का खर्चा बच जाएगा। बहुत होता है। आप सोचिए, एक तरफ तो रूस से इतनी बड़ी मदद मिली, दूसरी तरफ अमेरिका की मेहरबानी से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वो तमाम मदद मिली। और फिर भारत जिन इस्लामिक देशों के ऊपर विश्वास करता था, सऊदी अरेबिया के ऊपर, तुर्की के ऊपर, उन लोगों ने पाकिस्तान का साथ देने का निर्णय लिया और एक तरह से भारत को धोखा सा दे दिया उन्होंने। अजरबैजान ने, तुर्की ने और सऊदी अरब में इन लोगों ने भारत को धोखा से दे दी और ये ठगे रह गए। आज स्थिति यह है कि रूस काफी हद तक चीन के नजदीक चला गया है, क्योंकि जब पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो चीन अकेला ऐसा देश था जिसने खुलकर पुतिन का साथ दिया। चीन ने कहा कि बिल्कुल ठीक हमला किया, ये हमला बिल्कुल सही है। चीन इसको दरअसल हमला ही नहीं मानता, चीन तो मानता है कि ये जो पुतिन का प्रोजेक्ट है ना कि यूक्रेन को रूस का एक प्रांत बना लेना, चीन कहता है बिल्कुल सही बात है। चीन ताइवान को अपना प्रांत बनाना चाहता है और उन्होंने कहा अगर रूस जो है, तो चीन का मानना यह है कि अगर रूसी भाषा यूक्रेन में भी बोली जाती है, रूसी भाषा वहां भी बोली जाती है, अगर उसका रूस का प्रांत बन जाएगा तो उसमें कोई गलत बात नहीं है और ये पुतिन ने सही कदम उठाया। तो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर शी जिनपिंग और पुतिन ये दोनों दोस्त हैं। चीन भारत के खिलाफ है और ये भी एक विडंबना है कि चीन भारत के वाणिज्यिक रूप से खिलाफ नहीं है। भारत और चीन में जम के व्यापार हो रहा है, इतना व्यापार हो रहा है इसकी कोई सीमा ही नहीं है और जो व्यापार का संतुलन है बड़े पैमाने पर चीन के पक्ष में है। और तमाम भारत के अर्थशास्त्री मानते हैं कि चीनी वस्तुओं का भारत में बिकना रोका नहीं जा सकता है। ये स्थिति है। प्रधानमंत्री ने जो अपने भाषण में कहा कि ये चीन की चीजें मत खरीदिए, उसका सारे हिंदुस्तान में मजाक बन रहा है। यानी उनकी बात को माना जा रहा है कि ये तो केवल मुंह दिखाई की बात है, व्यावहारिक रूप से ये संभव नहीं है। जिस वक्त गलवान घाटी घटना हुई थी, उस वक्त अपील की गई थी चीनों का बहिष्कार किया जाए,
किसी चीज का कोई बहिष्कार नहीं हुआ। जिस टिकटॉक के ऊपर बैन लगाया गया वो दरअसल चीनी प्रोडक्ट था ही नहीं। लोग तो आपके खिलाफ वोट। और मैं ये भी मानता था कि 2024 में सरकार ने जो बहुमत खोया उसमें बहुत से कारण थे, लेकिन आर्थिक विफलता उसका एक प्रमुख कारण। और ये एक ऐसा सरकार दूसरी चीजें प्रबंधित कर सकती है, आर्थिक मोर्चे पे प्रबंधन सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं। अब एक नई चीज और निकल के सामने आ गई है कि विदेश नीति के नाम पर जो प्रपंच किया जा रहा था पूरा का पूरा, उसका भंडा फूट गया है पूरी तरीके से। जितने भी मोदी जी सारे, अभी जब से मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं, उन्होंने तो विदेश यात्राएं कर करके रिकॉर्ड बना दिया। दिन रात विदेश यात्राएं कर रहे हैं, कुछ करते ही नहीं विदेश यात्राएं करने के अलावा। बस विदेश यात्रा करते, वहां जाते, यहाँ आके रैली करने लगते, बस। इसके अलावा प्रधानमंत्री कोई काम नहीं करते। इतनी विदेश यात्राएं जो प्रधानमंत्री करता हो, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से जो इतने बार गले मिला हो, तरह तरह से उनके साथ जोरम जोशी के साथ हाथ मिलाए हों, इतनी फोटो अपॉर्चुनिटीज हो, इतनी तस्वीरें खिंची हों, कितना टीवी में प्रचार किया गया हो, आज कुछ नहीं है। विदेश नीति के नाम पर बिल्कुल ढक्कन है, एकदम डबल जीरो। यानी मैंने एक बार आपके साथ एक साझा किया था अपने पत्रकारिता के शुरुआती जीवन का उदाहरण। जब जनसत्ता में काम करता था तो प्रभाष जी रोज मीटिंग लेते थे हम लोगों की, आपको याद आ गई होगी मेरी बात। प्रभाष जी मीटिंग लेते थे रोज, तो उसमें हम लोग एक बार इस समस्या पर विचार कर रहे थे कि हम लोग विदेशी खबरें अखबार में किस तरीके से छाप। अंग्रेजी अखबारों में ज्यादा पन्ने होते थे, जनसत्ता में इतने पन्ने नहीं होते थे। विदेशी अखबारों के लिए स्पेस काफी कम था जनसत्ता में। तो उस छोटे से स्पेस में हम विदेशी खबरों का चुनाव कैसे, ये एक समस्या थी। इस समस्या पे हम लोगों ने प्रभाष जी से पूछा कैसे किया जाए, भाई साहब कहते थे हम लोगों। तो प्रभाष जी ने कहा देखो एक थंब रूल इसका ये है कि पाकिस्तान और चीन हमारा दुश्मन है और रूस हमारा दोस्त है। इस नियम के तहत आप, इस नियम के रोशनी में आप सारी खबरों का चयन। तो हम लोग नए पत्रकार थे, सीख रहे थे। 1983-84 1986-87 की बात बता रहा हूँ। आजकल की पीढ़ी तो पैदा भी नहीं हुई थी, तब पत्रकारिता हम लोग कर रहे थे। तो ये बात हम लोगों ने गांठ बांध ली। आज भी प्रभाष जी की गुरु की तरह ही गांठ लोग बांधे रहे। लेकिन अब देखा जाए तो ये सारी परिस्थिति दुनिया भर में बदल रही है। न रूस आपका उस तरीके से दुश्मन है और न रूस आपका उस तरीके से दोस्त है और न चीन आपका उस तरीके से दुश्मन है। क्योंकि चीन एक तरफ आपके लद्दाख में जमीन दाब रहा है, गलवान घाटी में आपके सैनिकों से उसकी खूनी मारपीट हो रही है, लद्दाख में वो नई काउंटियां बना रहा है। एक तरफ ये चिंता, दूसरी तरफ आपके और चीन के बीच में जबरदस्त किस्म का व्यापार हो रहा है। और आपके सारे अर्थशास्त्री सलाह दे रहे हैं कि चीन की विदेशी मुद्रा निवेश के लिए दरवाजे खोल दिए। अभी इतनी सलाहें दी गई कि पीयूष गोयल को ये बयान देना पड़ा कि अभी हमारी नीति नहीं है चीन के लिए विदेशी मुद्रा का दरवाजा खोलने। बाकायदा उन्होंने बयान दिया इस बात। दनादन सब लोग सलाह पे सलाह दिए जा रहे थे। याद है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने पिछले इकोनॉमिक सर्वे में ये सलाह दे दी। तो ये स्थिति, यानी आज क्या है, आज चीन आपका दुश्मन जरूर है लेकिन वैसा दुश्मन भी नहीं है। वो आपका वाणिज्यिक दोस्त है और सीमा पे आपका दुश्मन है। और मुझे लगता है कि ये दुश्मन एक ही रह गया दरअसल, पाकिस्तान। वो है पाकिस्तान निश्चित रूप से दुश्मन है और भारत विरोध की और भारत से दुश्मनी। लेकिन पाकिस्तान की खूबी यह है कि उसने भारत से ज्यादा अपने दोस्त ढूंढ लिए हैं, ज्यादा अच्छी विदेश नीति संबंधी ज्यादा अच्छी गोलबंदी उसने। वो तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए आप भारत के संग में कौन सा देश खड़ा हुआ? पाकिस्तान के संग में चीन भी खड़ा हो गया, अमेरिका ने उसे कर्जा दिला दिया, अब तो रूस भी आ गया, टर्की और अर्जेंटीना पहले से खड़े हुए। हम लोगों के संग कोई है ही नहीं, बांग्लादेश, श्रीलंका। संजय जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब पहले मैं कहता था कि अर्थनीति के मामले में ये सरकार डबल जीरो है। अब मैं इसमें एक चीज और जोड़ रहा हूँ कि विदेश नीति और अर्थनीति दोनों के मामले में ये सरकार डबल जीरो। इस सरकार ये सरकार कोई भी दावा करे उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में उसका कोई परिणाम कुछ नहीं निकलता। अच्छा जी, आप क्या मेरी बात से सहमत होंगे कि नौकरशाह बढ़िया मंत्रालय नहीं चला सकते? देखा जाए तो एक दो अपवादों को छोड़ते इनके जो नेता मंत्री हैं वो भी बेकार हैं, निष्प्रभावी हैं, और जो इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी निष्प्रभावी। हाँ, गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को उन्होंने हाशिए पर रखा है। मोदी सरकार प्रतिभा के अकाल का शिकार है। मोदी सरकार में जिसको टैलेंट कहते हैं, गवर्नेंस कर देने के लिए जो टैलेंट प्रतिभा कहते हैं, वो मोदी सरकार में है ही नहीं। मोदी लगातार हर जगह हाथ हिलाते हुए तस्वीर खिंचाते हैं, कभी ऐसे करते हुए, कभी ऐसे करते हुए, तरह तरह से उनकी वो सब होता रहता है और मीडिया उसको गुणगान करता रहता है।